नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलते हैं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो सबसे पहले रोज की तरह आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलूंगा जिसके आप मास्टर बनेंगे। क्रिकेट मैच देखने गए मोदी ने राहुल और चीन दोनों को बोल्ड कैसे कर दिया, आज आपको यह बताऊंगा, क्योंकि तस्वीर खबर हर जगह है कि नरेंद्र मोदी टेस्ट मैच देखने गए, लेकिन बॉस उसके पीछे भी तो कहानी है। राहुल गांधी और चीन दोनों को क्लीन बोल्ड नरेंद्र मोदी ने कैसे किया है, आज आपको फैक्ट्स के साथ समझाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के लिए जो कहा जा रहा है, आज आपको वो भी बताऊंगा। और वो बातें ऐसी हैं कि राहुल गांधी सुन नहीं पाएंगे, इतना लोड बढ़ जाएगा उनका। पीएम मोदी का चीन को डिब्बे में उतारने वाला सीक्रेट प्लान क्या है, आज इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा खबर होगी उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में वो कर दिया जो 30 साल में यूपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सका, वो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखा दिया। और ये माफिया को खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, ये क्या बात है आज आपको पता चलेगा, क्योंकि यूपी के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम योगी ने एक झटके में कैसे निपटा दी है, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। इसके बाद एक पूरा देश गायब कर देने वाले बच्चों का चैप्टर होगा। कौन सा वो देश, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बताऊंगा। और साथ ही जो काम भारत 12 घंटे में करता है, जापान को पूरा साल कैसे लग गया, उसके बारे में भी आज आपको समझना चाहिए। दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड का दिल कमजोर कैसे हो रहा है, आज इसका चैप्टर भी होगा। सुष्मिता सेन, राजू श्रीवास्तव, सतीश कौशिक, हर हार्ट अटैक कुछ कहता है, और क्या कहता है आज आपको यह भी बताऊं। और आखिर में क्या अमेरिका अब अपने नागरिकों को रूस से लड़ने भेज रहा है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। आज शराब घोटाले में 8 घंटे की पूछताछ हुई, और यह पूछताछ ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनीष सिसोदिया से, और इस पूछताछ के बाद ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से देश के नाम एक चिट्ठी जारी की, जिसे केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस चिट्ठी के जरिए मनीष सिसोदिया ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की और लिखा कि जेल भेजना आसान है, बच्चों को बढ़ाना बहुत मुश्किल है, राष्ट्र शिक्षा से आगे बढ़ेगा, जेल भेजने से नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी को दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दोनों नेताओं ने आज शाम राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य मिला है, उद्योग और शहरी विकास का जिम्मा दे दिया गया है, जबकि आतिशी को शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और ऊर्जा विभाग सौंपा गया है। पंजाब में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज बीजेपी ने हल्ला बोल किया। बीजेपी ने चंडीगढ़ में भगवंत मान सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव करने की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा के रास्ते में लगाए गए कई बैरिकेड्स को हटा दिया, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ईडी के समन से कविता भड़की हुई है, और उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो तानाशाही दिखा रही है, यह आरोप लगा रही है। दिल्ली शराब घोटाले में कविता से 11 मार्च को ईडी पूछताछ करने वाली है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने आज 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। सेना ने इसे देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि के तौर पर दिखाया। यह तिरंगा उस चिनाब घाटी में फहराया गया जिसे 1 दशक पहले आतंक का गढ़ माना जाता था। तो उस आतंक के गढ़ में 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहरा रहा। इस मौके पर शहीद सैनिकों के परिवार वालों को भी सम्मानित किया गया। अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 4 विकेट गंवाए हैं और 255 रन का स्कोर बनाया है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा ने शानदार शतक बनाया। ख्वाजा 104 रन पर नॉट आउट है। भारत की तरफ से मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आपको दिखाएंगे कि क्रिकेट मैच देखने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और चीन दोनों को डिप्लोमेसी की एक ही बॉल से कैसे बोल्ड कर दिया। आपको यह भी बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के लिए ऐसा क्या क्या कहा जा रहा है जिसे राहुल गांधी तो नहीं सुन पाएंगे। दिल बैठ जाएगा उनका सुनकर, लेकिन आपको सुनना चाहिए, मैं सुनाऊंगा।
और आपको उस सीक्रेट प्लान के बारे में भी बताऊंगा जिसके जरिए पीएम मोदी चीन को डिब्बे में उतारने वाले हैं। पिछले कुछ हफ्ते से राहुल गांधी की बहुत बातें हो रही हैं। वो विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, भारत की राजनीति की बात करते हैं, भारत की कूटनीति की बात करते हैं, भारत की विदेश नीति, सब पर खूब बोल रहे हैं। कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने, सब पर बोला है। लेकिन आज हम राहुल गांधी की नहीं बात करेंगे, बल्कि बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। राहुल गांधी की तो बात हो गई, लेकिन जब पीएम मोदी की बात करेंगे तो राहुल गांधी का चैप्टर भी कवर हो जाएगा। पीएम मोदी, जिन्होंने राहुल गांधी के पिछले कई दिनों की बातों को बिना कुछ कहे तस्वीरों से ही ऐसा जवाब दे दिया कि राहुल गांधी का डिप्लोमेसी एक्सपर्ट वाला करियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी कहते ही रह गए कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, मोदी की विदेश नीति फेल है। उधर पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी दुनिया चौंक गई। इसे समझने के लिए आपको पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच शुरू हुआ। ये तो आपको पता है, मैच इसलिए खास है क्योंकि दोनों देशों के बीच पहली क्रिकेट सीरीज के 75 साल पूरे हो गए। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ स्टेडियम गए। दोनों नेता एक खास रथ, जिसे गोल्फ कार्ट कह लीजिए, उस पर सवार हुए और पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया, दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। इस खास रथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसे क्रिकेट की थीम पर डिजाइन किया गया। अगर आप देखिएगा उसमें बैट है, विकेट है, यह सब बना हुआ है और दोनों प्रधानमंत्री इस पर सवार होकर दर्शकों की तरफ हाथ हिलाते हुए पूरा स्टेडियम का चक्कर लगा रहे थे। क्रिकेट की भाषा में कहें तो इसको लैप ऑफ ऑनर कहते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। और अक्सर स्पोर्ट्स फील्ड में जीतने वाली टीम स्टेडियम का चक्कर लगाती है, जीत का जश्न मनाती है, उसे ही लैप ऑफ ऑनर कहते हैं। अब आप ये खबर तो देख रहे होंगे कि पीएम मोदी स्टेडियम में गए, मैच देखा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे, लेकिन बॉस इसके पीछे की बातें आपको अभी तक कायदे से समझाई नहीं गई, वो आज हम पाठशाला में समझाते हैं। नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने क्रिकेट के बहाने कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत किया। मैच से पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने देश की क्रिकेट टीम के कप्तान को भी सम्मानित किया। मैदान में उतरकर पूरी क्रिकेट टीम से मुलाकात की। टॉस के बाद रवि शास्त्री पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम को भारतीय क्रिकेट से जुड़ी खास यादों के बारे में बताते दिखे। फिर उसकी तस्वीरें दिखाई कि देखिए ये कौन है, ये कौन है, ये क्या मैच था। दोनों नेताओं ने करीब आधे घंटे स्टेडियम में रुककर मैच भी देखा और सेल्फी भी ली। जिस खास रथ पर बैठकर पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्टेडियम के चक्कर लगाते दिखे थे, उसे लेकर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में भी बड़ी चर्चा। ये जो आप रथ देख रहे हैं, बैट है, विकेट है, सब है और गेंद जैसी बनी हुई। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के मुताबिक 50,000 की भीड़ के सामने ऑस्ट्रेलिया के पीएम का भव्य स्वागत हुआ। तो वहां लोग गदगद हैं कि बॉस हमारे पीएम का देखिए कितना सम्मान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने तो इसे अपनी जिंदगी के अहम पलों में से एक बता दिया कि बॉस इतना जबरदस्त रौला दिखा हमारा, हमको तो यकीन ही नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कह रही है कि अहमदाबाद की सड़कों पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम के स्वागत में लगे बड़े बड़े पोस्टर काफी हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा तो ऑस्ट्रेलिया में भी किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट में नहीं होता। मतलब जितना वो अपने पीएम को इज्जत नहीं दे पाए, उससे ज्यादा भारत ने बुला के उनको इज्जत दे दी, ये उनको लग रहा है। लेकिन ये क्यों हुआ, इस पर अभी आऊंगा। भारत में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत यह बताता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें राहुल गांधी और चीन कहां से आते हैं, इस पर बात करना शुरू करते हैं। जिन रथ और बड़े बड़े पोस्टर का जिक्र ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कर रही है, वो अहमदाबाद की सड़कों पर लगे। इन पोस्टर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की तस्वीरें, साथ में ऑस्ट्रेलिया और भारत के क्रिकेटर्स की भी तस्वीरें। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से जब इन पोस्टर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन पोस्टर्स की अनदेखी करना मुश्किल था, मैं वाकई काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूं। और उन्होंने इस बात का आभार जताया कि मोदी सरकार ने उनके स्वागत के लिए इतने प्रयास किए। भारत दौरे को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी काफी उत्साहित। गुजरात में उन्होंने होली भी खेली, उनके ऊपर फूल बरसाए गए। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बुधवार को गांधीनगर में राजभवन में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात के राज्यपाल के साथ होली समारोह में हिस्सा लिया था। उन्होंने होली खेलते हुए अपनी तस्वीरें भी ट्वीट की। यह भी कहा कि भारत में होली मनाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट डिप्लोमेसी की,
और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के पीएम बड़ी अहमियत के साथ भारत के दौरे पर आए, उससे तो साबित होता है कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ट्रैक पर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी इसके सबूत दूंगा। लेकिन ब्रिटेन में बैठकर राहुल गांधी मोदी की विदेश नीति को लेकर कुछ अलग ही कह रहे थे। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति तो सबको समझ में आ रही है, लेकिन राहुल गांधी की नीति समझ से बाहर है। कैसे राहुल गांधी की बातें किसी को समझ में नहीं आ रही, उसका एक और उदाहरण आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी से ब्रिटेन में पूछा गया कि वो विदेश नीति में क्या बदलाव लाना चाहेंगे या करना चाहेंगे, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया जो कोई डिकोड ही नहीं कर पा रहा कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। वो एक बार वो 3 इडियट फिल्म में नहीं था, लास्ट में आता था कि कहना क्या चाहते हो, वही वाला सुनाई देता है राहुल गांधी का यह बयान सुनने के बाद। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर नरेंद्र मोदी की बात पर आओ। Hi, I'm Sriram. I'm a Chatham House member. I just wanted to ask you, sir, is there any type of new policy like how Jawaharlal Nehru ji introduced the non-alignment movement policy? Is there any changes that you want to introduce in the Indian foreign policy? As I said, the principle of foreign policy is unfortunately self-interest, right? And any Indian government would pay attention to that. So, in answering the question, the first step is what is important to us as a country, right? What are we trying to do? And what we're trying to do is, we were a rural country and we are making a transition into an urban country, and this transition has a huge amount of energy, right? Potential for violence, but also potential for prosperity, potential for transformation. And we're trying to manage this energy as it's moving, right? If you look at our policies, or the UPA policies, they were all about trying to manage this transition from a rural to an urban connected country, right? So our foreign policy will follow that idea, right? Our foreign policy will reflect that, right? What would we like to do? We would like to build a society that's productive, a society that allows our people to have an imagination, to live happily, to be educated, to have a certain amount of health care. Those are things that's what our imagination is, and our foreign policy will align with that. विदेश नीति पर सवाल था, भगवान जाने राहुल गांधी क्या ही समझा रहे थे। ये वैसा ही है जब एग्जाम में हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था तो पन्ना खाली छोड़ने के बजाय उससे बेहतर लगता था कि कुछ तो लिख ही दो। मार्ट साहब का मूड ठीक होगा तो कुछ तो नंबर दे ही दे। तो राहुल गांधी का जवाब लोगों को वैसा ही लग रहा है कि कुछ तो लिख दिया है। सवाल कुछ था, जवाब कुछ है, कनेक्ट नहीं मिल रहा। लेकिन ये वो राहुल गांधी हैं जो भारत के विदेश मंत्री को भी विदेश नीति समझाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को भी विदेश नीति समझाते हैं, जिनकी खुद की विदेश नीति दुनिया को समझ में नहीं आ रही। राहुल गांधी ब्रिटेन में बैठकर विदेशियों को समझा रहे हैं कि वो आएंगे तो विदेश नीति को कैसे बदलेंगे, और अभी जो विदेश नीति नरेंद्र मोदी चला रहे हैं वो कैसे फेल। लेकिन राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। यहां विदेश से नेता आकर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत से रिश्तों को महत्व दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी की नजर में नरेंद्र मोदी को कूटनीति विदेश नीति की समझ ही नहीं, तो क्या इन विदेशी नेताओं को भी कूटनीति और विदेश नीति की समझ नहीं है? सब यहां से खाली हैं कि उठ के चले आ रहे हैं, करे अरे गजब हो गया बॉस, इंडिया गजब कर रहा है, मोदी जी गजब कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ राहुल गांधी को आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया किस तरह से भारत के रिश्तों को महत्व दे रहा है, इसे इस बात से समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज अपने 2 मंत्रियों को साथ लेकर आए भाई। इनमें ट्रेड मिनिस्टर भी है डॉन फेरल और रिसोर्स मिनिस्टर भी है मेडलिन किंग, ये दोनों को लेकर आए। पिछले हफ्ते ही ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग आई थी और वहां के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर भारत के दौरे पर आए थे। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग G20 के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए भारत आई थी, और शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर किस लिए आए भाई? वो भारत में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज के कैंपस स्थापित करने की संभावनाओं पर बात करने आए थे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया का कैंपस इंडिया में खोलते हैं पढ़ाई के लिए। दुनिया को इंडिया में संभावनाएं दिख रही हैं, राहुल गांधी को इंडिया खत्म होता दिख रहा है। अब कहीं तो कुछ गड़बड़ है किसी के चश्मे में।
और सबका चश्मा खराब हो, ये तो हो नहीं सकता। तो किसका खराब है आप समझ लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी न्यूज चैनल ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जिसको एबीसी कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई सरकार के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि पिछले दशक में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध रॉकेट की रफ्तार से बढ़े। ये वहां ऑस्ट्रेलिया का अधिकारी कह रहा है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बड़े मंत्री और अधिकारियों को दिल्ली में महत्व मिला है, उसे 2010 के आसपास के समय में सोच भी नहीं सकते थे। ये ऑस्ट्रेलिया कह रहा है। इतना नरेंद्र मोदी सरकार ने ऑस्ट्रेलिया को इंपॉर्टेंस दी, और क्यों दी है अभी आगे बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत ने जिस तरह तरक्की की है, उससे ऑस्ट्रेलिया तक हैरान है। ऑस्ट्रेलिया के मीडिया हाउस एबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जिस तेज रफ्तार से टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रहा है, जिस तेज रफ्तार से डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, उससे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज का फोकस भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने पर है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को लग रहा है कि बॉस यही रॉकेट बने हुए हैं, इनको पकड़ते चलोगे तो आसमान छूओगे, क्योंकि भारत अगला आर्थिक सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। अब राहुल गांधी सुनेंगे तो दिल ही बैठ जाएगा उनका। भारत में टेक्नोलॉजी के जरिए जो क्रांति नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, उसे देखकर ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए भारत की इमेज पूरी तरह बदल गई। ऑस्ट्रेलिया में वहां का मीडिया कह रहा है कि भारत में टेक्नोलॉजी का बूम है, और यह इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि भारत पश्चिमी देशों से भी बहुत आगे निकल गया है। 140 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल गई। भारत के गरीब से गरीब आबादी में भी आज ज्यादातर के पास स्मार्टफोन है। हेल्थ केयर में क्रांति इसी से समझी जा सकती है कि दूर दराज के गांव में वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टर से इलाज हो रहा है। बिरयानी से लेकर बैंगल तक खरीदने और बेचने के लिए डिजिटल पेमेंट हो जा रहा है। यूपीआई के जरिए सेकंड्स में पेमेंट होता है, अरबों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी इकोनॉमी से सीधे जुड़ रहा है। यह ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया में लोकतंत्र मर गया। एबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीक के जरिए भारत में परिवर्तन लाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हैं, क्योंकि यह भारत के भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षाओं में एक, जिसमें भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना। मतलब ऑस्ट्रेलिया को भी यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत को विकसित देश बनाना, और इसमें नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। हमारे यहां के कुछ को समझ में नहीं आता, ये समझना नहीं चाहते। उन समझ लेंगे तो फिर उनको कुर्सी कैसे मिलेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि विदेश में जाकर दूसरों को कहते हैं कि तुम भी मत समझो। ऑस्ट्रेलिया में यह कहा जा रहा है कि भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, उससे भारत औसत विकास करने वाले देशों से निकलकर ऐसा देश बन गया है जिस देश के साथ पश्चिम के अमीर देश अब ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस संबंधों को मजबूत करने के लिए बेचैन है। भाई भारत इस वक्त वो शेयर मार्केट में अगर कोई शेयर होता है हर देश का, तो भारत इस वक्त वो शेयर है जिसको खरीदने के लिए होड़ मची हुई है, क्योंकि सबको पता है यही शेयर जो है वो रॉकेट बनेगा या बन रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्ते का मामला इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों देश खुद को चीन से अलग रखना चाहते हैं। भारत की तरक्की को देखकर जैसे दूसरे देश भारत के साथ बिजनेस बढ़ाने के लिए बेचैन है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी हाल। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज अपने साथ ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के 30 सीईओ लेकर आए। प्राइम मिनिस्टर 30 कंपनियों के सीईओ को लेकर आए। नरेंद्र मोदी साथ में लेकर चले जाएंगे तो यहां लोग छाती पीट लेंगे बॉस कि बताइए 30 बिजनेसमैन ले गए, ये सूट बूट वालों की सरकार है वगैरह वगैरह। वहां का पीएम लेकर आया है, अमेरिका वाले लेकर आते हैं। ये दुनिया में होता है। हमारे यहां पता नहीं बिजनेसमैन को विलन बताते हैं और उनसे ही अर्थव्यवस्था में योगदान भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के हेड भी अपने पीएम के साथ भारत के दौरे पर आए। ऑस्ट्रेलिया की कोशिश यह है कि दूसरे देशों की प्रतिद्वंदी कंपनियों के भारत की तरक्की में मौका बनाने से पहले ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां अपनी जगह बनाएं। मतलब लूट मची है बॉस इंडिया को लेकर कि इंडिया इससे पहले उससे दोस्ती कर ले, मैं अपना कार्ड दे दूं, मैं अपना फूल दे दूं कि मैं ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, फ्रेंडशिप करोगे मुझसे। ये मार मची है। ये है इंडिया। राहुल गांधी जाके विदेश में कहते हैं इंडिया खत्म है, विदेश नीति खत्म। विदेश नीति खत्म होती है बॉस तो ऐसा होता है। ऑस्ट्रेलिया भारत का फैन इसलिए भी है कि ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस बढ़ाने और वहां की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान वहां रहने वाले भारतीयों का है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे आज की डेट में, अच्छा आप विदेश चले जाइए, नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद हम लोग जब दौरा कवर करने जाते हैं, जितने इंडियंस रहते हैं वो ये बोलते हैं
कि हम लोग रहते तो यहां थे, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, कहीं चले जाइए, यूएस में, वो कहते हैं हमको इज्जत थी, लेकिन अब वो इज्जत डबल ट्रिपल हो गई है नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद। लोग हमको अलग ही सम्मान की नजर से देखें। तो ऑस्ट्रेलिया को अगर देखिएगा, वहां पर भी भारतीय कम नहीं है। वहां पर करीब 8 लाख भारतीय मूल के लोग हैं। तो यह बड़ी आबादी है ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से, क्योंकि वहां खुद की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। भारतीय मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर यूके के प्रवासियों के बाद सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं भारतीय। तो ऑस्ट्रेलिया को चलाने में भारतीयों का योगदान है, इसलिए आप भारतीयों को इग्नोर नहीं कर सकते। वहां सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं यूके वालों के बाद। अर्थव्यवस्था में $12 अरब से ज्यादा का योगदान है भारतीयों का, $12 अरब। और सबसे स्किल्ड प्रवासी भारत से ही जाते हैं। भारत से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पढ़ने के लिए। करीब 1 लाख स्टूडेंट अलग अलग कोर्स में पढ़ रहे हैं। 1 लाख छात्र वहां जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करते हैं। तो वहां पे भी यूनिवर्सिटीज जो है वो भारतीयों से चलती हैं, मतलब योगदान है। अब ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज का भारत में भी कैंपस होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी अपने इंटरनेशनल कैंपस को गुजरात के जामनगर में बनाने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने यह कहा कि भारत की डिग्रियां भी अब ऑस्ट्रेलिया में चलेंगी। ऑस्ट्रेलिया भारत का 6ठा बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की अभी बहुत ज्यादा संभावनाएं बची हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया में नौकरियां आएंगी और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग के मजबूत होने में मदद मिलेगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भारत से रिश्ते मजबूत करने में पूरी ताकत जुटा रहा है। पिछले साल दिसंबर में दोनों देशों ने अंतरिम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिससे दोनों देशों की संसद ने मंजूरी भी दी थी। इससे ऑस्ट्रेलिया भारत के 96% एक्सपोर्ट को जीरो ड्यूटी एक्सेस दे रहा है। मतलब जो आप एक्सेस एक्सपोर्ट करेंगे भारत से, उसमें ड्यूटी लगेगी नहीं, जीरो ड्यूटी। तो भारत के व्यापारियों का फायदा होगा, वहां सामान सस्ता होगा। तो ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 85% एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को भारत के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट से भी बड़ा मौका है। भारत का टारगेट है 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी तक पहुंच जाना, और 2030 तक भारत में 30% इलेक्ट्रिक कार भी होगी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल किससे चलती है? बैटरी से। बैटरी गाड़ी की हो, मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, ब्लूटूथ डिवाइस की हो, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की हो, बनती किससे है? लिथियम से। लिथियम की ना बैटरी होती है, और उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। अब किसके पास मिल गया है बड़ा खजाना? इंडिया के पास। ऑस्ट्रेलिया इंडिया साथ आएंगे तो कैसे इकोनॉमी जो है वो और रॉकेट बनेगी, आप समझ जाइए। तो ये क्रिकेट मैच देखने के बहाने राहुल गांधी जो विदेश नीति पर ज्ञान दे रहे थे उसको भी निपटा दिया, और कैसे चीन को भी निपटाया अभी उस पर आऊंगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो आबादी के मामले में ऑस्ट्रेलिया तो बहुत छोटा देश है भाई। हमारे पड़ोस में आप नेपाल देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा लोग तो नेपाल में रहते हैं। बांग्लादेश भी आबादी के मामले में ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ा है अगर आप देखेंगे। भाई आप आबादी के हिसाब से देखिए, ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी है? ये आबादी दिखा रहा हूं भाई। इतना छोटा सा देश इंडिया, इतना नरेंद्र मोदी इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 2.5 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा, 2.6 करोड़, 2 करोड़ 60 लाख। बगल में अपना नेपाल है, उसकी आबादी 3 करोड़ है पूरे ऑस्ट्रेलिया से, और साइज के मामले में देखिएगा तो चुन्नू सा देश है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा। बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश की आबादी है 17 करोड़। अब अगर ये आंकड़ा आप देखेंगे तो आपके मन में भी आएगा ना कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया 2.5 करोड़ वाला इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया नरेंद्र मोदी के लिए और इंडिया के लिए। यहां आपको नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की समझ कितनी है ये भी पता चलेगा, और कैसे वो चीन को डब्बे में पैक कर रहे हैं ये भी समझ में है। क्यों ऑस्ट्रेलिया को भारत इतना महत्व दे रहा है? इसलिए दे रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए चीन के खिलाफ स्ट्रैटेजिक रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यह बात समझिए। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, और इसलिए चीन के खिलाफ जो क्वाड ग्रुप बना हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया को भी रखा हुआ है। और अगर मैं आपको क्वाड का मैप दिखाऊं, ये जो क्वाड है QUAD, इसमें 4 देश है। भारत है, इसमें US है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 4 देश इस क्वाड के अंदर है, और यहां ऑस्ट्रेलिया को रखने का मकसद है भाई,
ऐसे ही हवा में नहीं रखा। नरेंद्र मोदी इतना लाल कालीन ऐसे ही नहीं बिछा रहे हैं। समझ है विदेश नीति की, और वो कैसे है वो आपको दिखाता हूं। अगर आप इस मैप को देखिएगा, जरा इस मैप को डालिए। अब इस मैप को जरा गौर से समझिए, जरा जूम करके दिखाओ भाई। इसमें अगर आप देखेंगे, ये एक तरफ अपना इंडिया है, ठीक, ये एक तरफ अपना ऑस्ट्रेलिया है, इधर जापान है और इधर अमेरिका है, ठीक, और इधर चाइना है, इस तरफ चीन है। अब कहानी ये है कि अगर आप इसको इस पूरे कॉम्बिनेशन को चीन के लिहाज से समझेंगे, यहां इंडियन ओशियन है और यहां पर पैसिफिक ओशियन है, इसको इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। तो यहां से चाइना जो है वो इस इंडो पैसिफिक रीजन को कब्जाने पर लगा रहता है कि हम यहां पर मजबूत रहेंगे तो हमारी ताकत रहेगी। अब नरेंद्र मोदी ने ये डब्बा बना दिया चीन को घेरने के लिए। भारत एक तरफ, जापान एक तरफ, अमेरिका एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया एक तरफ। लो, इसके बीच में चाइना का पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। और इधर चाइना जो बगल में है, अगर तुम इंडियन ओशियन में घुसोगे तो ऑस्ट्रेलिया बगल में हमारा दोस्त है, इधर से हम मारेंगे, इधर से ऑस्ट्रेलिया मारेगा। अगर यहां बीच में घुसोगे तो चारों तरफ से घेर के मारेंगे, उधर अमेरिका, इधर जापान, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर भारत। घुसो, कहां से घुसोगे? ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की समझ है और इसीलिए इस ऑस्ट्रेलिया को इतना भाव दे रहे हैं। तो इंडिया दोस्ती निभाता ही है, लेकिन इसलिए भी निभा रहे हैं कि यहां चीन को बीच में घेर के मारना है भाई, और जरूरत पड़ी तो इधर से भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो साथ निभाए। क्वाड का महत्व आप इस बात से भी समझिए कि अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम भारत के दौरे पर आए और आगे जापान के पीएम भारत के दौरे पर आने वाले। जापान के पीएम फूमियो किशिदा 19 मार्च को एक दिन के लिए भारत आएंगे। इसके बाद क्वाड का सम्मेलन मई में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाला है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अमेरिका जाने की बात कही जा रही है। यानी चीन के खिलाफ स्ट्रैटेजिक तौर पर पीएम मोदी और उनके दोस्तों की एक एक चाल सेट है और ये चाल सेट करने पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी को तो बोलने में कुछ नहीं जाता कि नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता, नरेंद्र मोदी चीन से डरते हैं। बॉस चीन को तो सेट कर रखा है, मैन्युफैक्चरिंग सब इंडिया आ रहा है और वो उधर और बिलबिलाएगा, कूदेगा। लेकिन कूदेगा तो आप उसको गोली थोड़ी मार दीजिएगा, उससे युद्ध थोड़ी कीजिएगा, उसको सटा के रखना है, दिखा के रखना है कि बॉस इधर 4-4 खड़े हैं, उधर रहो, जहां 4 यार मिल जाए वहां चीन हो बेकार, जहां 4 यार। तो चीन के खिलाफ जो आक्रामक नीति की मैं बात कर रहा हूं, उसको आप समझिए, ये क्यों भी करना पड़ रहा है, इसको समझिए। चीन के खिलाफ आक्रामक तरीके से रणनीति तैयार हो, क्योंकि हाल में चीन ने जिस तरह से अपना डिफेंस बजट बढ़ाया, उससे चीन के खिलाफ ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है। अगर आप डिफेंस बजट देखेंगे, डिफेंस बजट यानी रक्षा बजट जो है वो किस देश का कितना है, और क्वाड से कंपेयर कीजिए। चीन का रक्षा बजट जो है उसने $225 बिलियन कर दिया है। बिलियन डॉलर, $225 बिलियन। भारत का कितना है? भारत का है $73 बिलियन। जापान का कितना है? $51 बिलियन। ऑस्ट्रेलिया का कितना है? $49 बिलियन। यानी अगर आप इन तीनों को भी मिला दीजिए तो भी चीन का जो रक्षा बजट है वो 3 क्वाड के देशों से बड़ा है। और ये जो रक्षा बजट चीन बढ़ा रहा है, इसकी 3 वजह है। एक वजह है ताइवान, उसको ताइवान पे हमला करना है तो वो ताइवान के चक्कर में चीन बढ़ा रहा है। वजह क्या है रक्षा बजट बढ़ाने की? नंबर 1 ताइवान। दूसरा वही इंडो पैसिफिक रीजन जिसके बारे में अभी आपको तस्वीर दिखा रहा था, वहां उसको अपनी ताकत बढ़ानी है, तो इसलिए वो वहां पर सोच रहा है हम अपने सैनिक खड़े करें, हथियार खरीदे तो थोड़ा ये चारों से मिलकर लड़ पाएंगे। और तीसरा भारत के खिलाफ बॉर्डर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये तो नया भारत है, ये तो आंख से आंख मिला के खड़ा रहता है, पीछे हटता नहीं है। लेकिन पीएम मोदी अपने दोस्तों के जरिए चीन को कड़ा संदेश दे रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत में भी बैठे। वो पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिन्हें आईएनएस विक्रांत में बैठने का न्योता खुद पीएम मोदी ने दिया। आईएनएस विक्रांत को पिछले साल सितंबर में कमीशन किया गया था। 45,000 टन का आईएनएस विक्रांत 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है और इसमें 30 लड़ाकू विमान खड़े हो सकते हैं। आईएनएस विक्रांत में ऑस्ट्रेलिया के पीएम की सवारी का मैसेज किसके लिए था? चीन के लिए था कि देखो किसको बैठा रहे हैं यहां। इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड के जरिए हाथ मिलाकर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका अब
चीन को चुनौती देने का होमवर्क कर चुके हैं। समंदर में सालाना होने वाली मालाबार नेवल एक्सरसाइज इस साल अगस्त में ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। इसमें भारत भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, जापान भी होगा। इसके अलावा भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया की तलिस्मान सैब्रे सैन्य अभ्यास में भी शामिल होने जा रहा है। यानी यह तो भारत ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मैसेज है चीन के लिए। लेकिन आज जिस तरह से क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई, उसी से आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी जब न्यू इंडिया कहते हैं तो इसका मतलब क्या है। क्योंकि 2011 में एक वक्त ऐसा था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान से वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच मोहाली में था। तब मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम यूसुफ रजा गिलानी को मोहाली आने का न्योता भेजा था। गिलानी और मनमोहन सिंह ने वो मैच देखा था। एक वो दौर था कि दुश्मन दोस्त से डिप्लोमेसी चलती थी। आज दोस्तों का ऐसा जमावड़ा लगाओ कि दुश्मन जो है उसकी हेकड़ी जो है वो निकल जाए। ये नरेंद्र मोदी करते। तो एक तो राहुल गांधी जो विदेश नीति पर अपना ज्ञान दे रहे थे वो सेट हो गया, निपट गया, लोगों को समझ में आ रहा क्या है। और चीन को अलग मैसेज चला गया। तो दोनों क्लीन बोल्ड। लेकिन क्लीन बोल्ड करने की बात हो रही है तो अब योगी आदित्यनाथ की गूगली की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ के उस काम का चैप्टर जो काम 30 साल में यूपी का कोई मुख्यमंत्री कर ही नहीं पाया। यूपी के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीएम योगी ने एक झटके में कैसे निपटा दी, अब इसका चैप्टर। एक वक्त था जब यूपी को नकल के लिए जाना जाता। नकल मतलब एग्जाम हो रहा है तो लोग बैठ के नकल कर ले रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। यूपी क्या, बिहार को भी कहते थे। हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, तो लोग सोचते थे कि चोरी ही करके नंबर लाया हो। यूपी बिहार बदनाम। दूसरे राज्यों से लोग एक वक्त था कि पेपर देने आते थे कि यूपी में तो नकल करके पास हो ही जाएंगे, ये हाल था। नकल का, चीटिंग का संगठित नेटवर्क यूपी में काम करता था। नकल माफिया हावी रहता था। लेकिन जब योगी ने माफिया को मिट्टी में मिला देने की कसम खाई तो नकल माफिया भी टाइट हो गया। परीक्षा में नकल का तो कोई चांस ही नहीं बचा। और इस बार इतिहास रच दिया यूपी ने। इस बार यूपी की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पूरी हुई तो रिकॉर्ड बन गया भाई। पहली बार 30 साल में यूपी के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई पेपर दोबारा नहीं कराना पड़ा। जबकि पहले ऐसा अक्सर सुनने में आता था कि नकल की वजह से जगह जगह पेपर कैंसिल करना पड़ा। जिन एग्जाम सेंटर के पेपर कैंसिल होते थे उनके सभी छात्रों को फिर से पेपर देना पड़ता था। जिसने अच्छा दिया बेचारा फिर से देता था, जिसने खराब दिया उसको तो मौका मिलता था, लेकिन जिसने अच्छा दिया वो बेचारा परेशान होता था कि किसी दूसरे की सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से हमको फिर से देना पड़ा। और पता चला अगली बार दूसरा पेपर आया, जो नहीं पढ़े उतना अच्छी तैयारी नहीं, नंबर खराब हो जाता था। यह था यूपी। एग्जाम में नकल का गढ़। योगी ने वो गढ़ जो है वो खत्म कर दिया। इस बार कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इस बार यूपी के बोर्ड पेपर को लेकर यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद का दावा है कि 30 साल में पहली बार बोर्ड परीक्षा में किसी परीक्षा को रद्द ही नहीं करना पड़ा। किसी पेपर की परीक्षा दोबारा नहीं करानी पड़ी उत्तर प्रदेश में। परीक्षा शुरू होने से पहले और परीक्षा के दौरान पेपर लीक का एक भी मामला सामने नहीं आया। कहीं भी गलत प्रश्न पत्र खुलने का मामला सामने नहीं आया। कहीं भी सामूहिक नकल का मामला सामने नहीं आया। मतलब ये चमत्कार जैसा है उत्तर प्रदेश में। ऐसा वहां का सिस्टम बना हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में बिना नकल, बिना पेपर लीक हुए, बिना पेपर कैंसिल हुए एग्जाम करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप खुद सोचिए ना, जब 30 साल में लोग नहीं करा पा रहे थे तो कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। योगी ने करके दिखा दिया भाई। यूपी में 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच बोर्ड की परीक्षा हुई। आप आंकड़े सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यूपी में जो बोर्ड की परीक्षा हुई, यूपी बोर्ड की परीक्षा, इसमें कितने छात्र बैठे हैं। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा मैनेजमेंट रहा होगा कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया। एग्जाम में कितने लोग बैठे, एग्जाम में बैठे करीब करीब 54 लाख छात्र। देख रहे हैं, 54 लाख छात्र। मतलब 54 लाख छात्र में से एक को भी नकल करने नहीं देना। यह है यूपी में इस बार हुआ। एग्जाम सेंटर कितने थे? 8,753 सेंटर पर एक में भी नकल नहीं होने देना। यह है नया यूपी। एग्जाम रूम कितने थे? एग्जाम के लिए जो कमरे बनाए गए थे
वो थे 1,43,000 रूम, और उन 1,43,000 रूम में से एक में भी वो नकल वाला परिंदा पर नहीं मार पाया। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, सुबह में और दोपहर। जहां इतने बड़े स्तर पर एग्जाम हो रहा हो, वहां एग्जाम को नकल फ्री और पेपर लीक प्रूफ आयोजित करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, वो भी तब जब राज्य में बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक या सामूहिक नकल का लंबा इतिहास रहा। आप यह भी सोचिए कि यह उस देश में मुमकिन हुआ जहां नकल कराने के लिए लोग दीवार पर लटक जाते हैं। आपको बिहार की पुरानी तस्वीर दिखाता हूं जो 2015 में आई थी। कैसे बोर्ड एग्जाम दे रहे छात्रों को उनके परिवार वाले और उनके दोस्त दीवार पर लटककर नकल करवा रहे थे। यह तस्वीर देश में नहीं, दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी थी। सोचिए किस तरह से देश का नाम खराब होता था। यह मार्च 19, 2015 बिहार की तस्वीर दिखा रहा हूं। खिड़की पर चोरी कराने वाला खड़ा है। यह बिहार की तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यही कमोबेश नकल का कल्चर देश के कई राज्यों में था, जिसमें से एक यूपी भी था, ताकि आपको समझ में आए कि आज एक भी पेपर लीक ना होना, एक भी जगह चोरी ना होना। इन तस्वीरों को याद कीजिएगा तो समझ में आएगा कि बिहार यूपी के लिए कितनी बड़ी चीज हो सकती है। यूपी में इस बार नकल को लेकर इतनी सख्ती हुई कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए जितने रजिस्ट्रेशन हुए उसमें करीब 4 लाख छात्र तो पेपर ही देने नहीं आए। मतलब वो हिम्मत ही नहीं जुटा सके कि जाएं और वहां पर चोरी करने तो मिलेगा नहीं, तो सोचे छोड़ो घर ही बैठो। मतलब कुल रजिस्ट्रेशन हुआ 58,85,745 और पेपर देने आए 54,54,174। 4 लाख गायब हो गए। इसके अलावा 5-6 साल पहले तक देश भर के अलग अलग राज्यों से और हजारों किलोमीटर दूर से लोग बोर्ड एग्जाम क्लियर करने के लिए यूपी में रजिस्ट्रेशन कराते थे भाई, और नकल के सहारे पास होने की उम्मीद करते थे कि वो पास हो जाएंगे। वो भी इस बार बहुत कम हो गया। अगर आप इसको देखेंगे यूपी के लिहाज से 2017 जब योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, बाहरी छात्र कितने थे जो बाहर से आए थे यूपी में एग्जाम देने के लिए? बाहरी छात्रों की संख्या थी 1,19,123 और 2023 में 2023 में बाहर से, यूपी के बाहर से कितने छात्र एग्जाम देने आए पता है? मात्र 5,135 छात्र आए बाहर से एग्जाम देने। कहां 1,19,000 आते थे जब योगी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, और अब कहां 5,135 छात्र आए। लाखों से मात्र 5,000 पर आ गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि बॉस यहां तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और बार बार यह कहा जाता है कि ऐसा हुआ कैसे। नकल करके पास होने की उम्मीद में रहने वाले लोग और नकल के जरिए पास कराने की डील करके करोड़ों कमाने वाले नकल माफिया, दोनों की इस बार योगी आदित्यनाथ की सख्ती ने हवा निकाली। योगी ने नकल माफिया को सख्त चेतावनी देते हुए पहले ही कह दिया कि बॉस, नकल माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन होगा, उनकी संपत्ति जब्त होगी, और कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उनके घरों पर बुलडोजर चलना तय। तो लोग ये सोचते हैं कि अतीक अहमद के घर पे बुलडोजर चल रहा है, उसके गुर्गों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, तो सिर्फ वो मर्डर करने वाले, चोरी करने वाले, डकैत, यही लोग परेशान होंगे, यही लोग लाइन पे आएंगे। बॉस, वो देख के दूसरों लाइन पर आ गए, ये नकल माफिया लाइन पर आ गया। उसको समझ में आ गया कि योगी मींस बिजनेस, ये आदमी छोड़ेगा नहीं। तो जो लोग बाहर से आते थे चोरी करके पास करने के लिए, वो आए ही नहीं कि कौन वहां जाए और रिस्क ले। बोर्ड परीक्षा के शुरू होने से पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात के सख्त निर्देश दे दिए थे कि बोर्ड परीक्षा बिना नकल और पेपर लीक के होनी ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ के सामने एक बड़ा चैलेंज था नकल माफिया को रोकना, और इसके लिए यूपी सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारी की। कुछ जरूरी सख्त कदम उठाए गए। बोर्ड परीक्षा के शुरू होने से पहले ही ऐलान किया गया कि अगर कोई बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़ा गया या नकल करवाने में शामिल रहा तो उस पर एनएसए लगा देंगे, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज होगा। वो टीचर से, छात्र से लेकर और छात्र को नकल कराने वाला, दोनों के कान से धुआं फेंक दिया। जो पढ़ के आ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं पढ़ के आ रहा चोरी करने वाला छात्र, उसको यही लगेगा कि बॉस एनएसए लग गया था तो जेले में रह जाएंगे, इससे अच्छा तो घर में बैठे। एनएसए अक्सर गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर लगाया जाता है। अगर कोई छात्र परीक्षा के दौरान अनुचित तरीके का इस्तेमाल करता है या निर्देशों को नहीं मानता तो उसे भविष्य में परीक्षा देने से भी रोक दिया जाएगा। यूपी एसटीएफ की मदद से संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग कराई गई।
8,753 परीक्षा केंद्रों में से 936 सेंटर संवेदनशील, 242 सेंटर अति संवेदनशील घोषित किए गए। यह सब किसके लिए होता था? इलेक्शन में होता था बॉस। यह बूथ संवेदनशील बूथ है, यह बूथ अति संवेदनशील बूथ है। योगी सरकार ने एग्जाम सेंटर को अति संवेदनशील और संवेदनशील में डाल दिया ताकि इन परीक्षा केंद्रों पर ज्यादा निगरानी रखी गई। नकल रोकने के लिए लखनऊ में 2 राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाए गए जहां से हर परीक्षा केंद्र की निगरानी की गई। किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखने पर कंट्रोल रूम से ही सीधे प्रिंसिपल को कॉल जाती थी कि बॉस ये क्या हो रहा है आपके यहां दिख रहा है। 2 सेंट्रल कंट्रोल रूम के अलावा सभी जिलों में भी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए। हर जिले में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई जो हर दिन की रिपोर्ट सरकार को भेजता था। 1,43,000 एग्जाम रूम परिसर में करीब 3 लाख वॉइस रिकॉर्डर से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। 3 लाख कैमरा लगाए खाली चेक करने के लिए कि चोरी तो नहीं हो रही, और उसमें आवाज भी रिकॉर्ड होती थी। करो चोरी, कई लोग बुद बुद करके बताते हैं अरे वो भी आ रहा है। डीवीआर राउटर डिवाइस और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था की गई। सभी 8,753 परीक्षा केंद्रों की वेबकास्टिंग के जरिए लाइव मॉनिटरिंग हुई। जमीन पर परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 521 मोबाइल टीम बनाई गई जिसमें 1,390 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 455 जोनल मजिस्ट्रेट शामिल। मतलब युद्ध स्तर पर काम हुआ कि नहीं रोक देना है तो रोक देना है, और रुक गया। यह योगी आदित्यनाथ ने भाई करिश्मा टाइप कर दिया है यूपी के लिए। चोरी नहीं हुई, और वो मेहनत है, वो तैयारी है तब नहीं हुई है। खाली कह देने से नहीं कि अरे तुम लोग चोरी मत करना यार, ऐसा नहीं होता है। किसी भी परीक्षा को सही तरीके से पूरा कराने में 2 चुनौतियां होती हैं। पहली तो पेपर लीक ना हो, दूसरा नकल पर लगाम लगे। इतनी सख्ती थी कि नकल करने के बारे में सोचना तक मुश्किल थी, और इसी वजह से सामूहिक नकल तो बिल्कुल नहीं हुई, और जो व्यक्तिगत नकल के मामले पकड़े गए वो भी बहुत कम थे। 75 जिलों में नकल करते हुए मात्र 81 छात्र पकड़े, 81, मात्र 81। नकल माफिया पर एफआईआर हुई, 85 लोग आधार नंबर के जरिए, और 133 नकली परीक्षार्थियों सॉल्वर को पकड़ा गया। हो ही नहीं पाया, वो गए करने धरा गए। ये लोग कलेजा दिखाए गया, करके देखते हैं क्या ही होगा। जब 30 साल में कोई नहीं किया, योगी जी क्या करें, गए जेल। यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने क्या कहा वो भी आपको एक बार सुनवा दूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हो, बिना किसी टेंशन के हो, किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। 30 सालों का ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है। नकल तो तब से ही नहीं हुई है जब से हमारी सरकार आई है। नकल माफिया को तो रोक लिया गया, लेकिन पेपर लीक को कैसे रोका यह भी समझना चाहिए, क्योंकि कई राज्य इससे जूझ रहे हैं। राजस्थान वगैरह में तो बहुत पेपर लीक होता है, उनको देखना चाहिए, योगी मॉडल वहां अपनाना चाहिए। क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट्स की पैकेजिंग 4 लेयर के टैंपर प्रूफ एनवेलप्स में की गई। इसके चलते प्रश्न पत्रों के गलत खोलने और उनके वायरल किए जाने का कोई मामला ही नहीं आ सका। इस बार की परीक्षा में पहली बार यूपी के हर जिले में स्टिच्ड आंसर शीट्स उपलब्ध करवाई गई। बोर्ड पेपर की आंसर शीट्स में 4 कलर से क्यूआर कोड और यूपी बोर्ड का लोगो प्रिंट करवाया गया। पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा में 20 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे गए जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर देने थे। सख्त निगरानी के लिए पहली बार प्रधानाचार्य कक्ष से अलग स्ट्रांग रूम बनाए गए। कॉपियों को डबल लॉक अलमारी में रखा गया और उसकी मॉनिटरिंग 24 घंटे सीसीटीवी से। जितनी तैयारी कोई चुनाव कराने में होती है उतनी तैयारी योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में परीक्षा कराने में लगा दी, क्योंकि वो ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर नकल करके पास होकर लड़का आगे बढ़ेगा, लड़की आगे बढ़ेगी, तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इसको रोकना जरूरी था, और जो 30 साल में यूपी में नहीं रुक पाया वो योगी ने रोककर दिखा दिया। लेकिन एक चीज अभी भी नहीं रुक रही बॉस, और वो यूपी की नहीं है, वो सब जगह हो रही, और वो है हार्ट अटैक। आए बाएं साएं पता नहीं किसको किसको हार्ट अटैक आ जा रहा है, कब आ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। पाठशाला में अब मशहूर फिल्म अभिनेता और डायरेक्टर सतीश कौशिक की अचानक हुई मौत का चैप्टर जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। हर कोई हैरान है कि कल तक होली की खुशियां मनाते सतीश कौशिक आज कैसे दुनिया को अलविदा कह गए।
भाई ये तो सबको पता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन ये सत्य सतीश कौशिक के जीवन में इस तरह सामने आएगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सतीश कौशिक अब तो इस दुनिया में नहीं है। कल देर रात उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। वो 66 साल के। लेकिन सतीश कौशिक को देखकर कोई नहीं कह सकता कि एक जिंदा दिल आदमी का दिल इतना बीमार हो सकता है, दिल का दौरा पड़ जाएगा। और वो भी एक दिन पहले होली खेल रहे थे, बचने का मौका तक नहीं मिला भाई उनको। किसी को भरोसा इसलिए भी नहीं हो रहा, ज्यादातर उनके आसपास के लोगों को, कि एक दिन पहले का वीडियो है। 8 मार्च को दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के साथ होली की पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं सतीश कौशिक, रंग खेल रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कहीं से देखकर नहीं लग रहा कि कोई दिल संबंधी बीमारी होगी, कुछ प्रॉब्लम होगा। हार्ट से जुड़ी बीमारी में मरीज को थकान, चलने फिरने में सांस फूलने जैसे लक्षण महसूस होते हैं, लेकिन सतीश कौशिक को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। कल रात करीब 12 बजे अचानक उन्हें सांस लेने में परेशानी हुई, फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां रात 1:30 बजे उनकी मौत की खबर आई। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से हार्ट ने अचानक ही काम करना बंद कर दिया। ये कैसे हो रहा भाई? अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले सुष्मिता सेन, उससे पहले राजू श्रीवास्तव, अब सतीश कौशिक। ये जो दिल में बसने वाले सितारे हैं, इनका दिल कैसे कमजोर हो रहा है? ये हार्ट अटैक्स के पीछे क्या कहानी है, इस पर आऊं। और वो कौन सा टेस्ट है जो आपको हार्ट अटैक आएगा या नहीं ये बता सकता है, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सतीश कौशिक का एक और वीडियो दिखाता हूं। 2 दिन पहले 7 मार्च को मुंबई में जावेद अख्तर ने एक होली की पार्टी दी, उसमें भी सतीश कौशिक गए थे। यह उस दिन की तस्वीर है। 8 मार्च वाली तो देखी, दिल्ली में होली खेल रहे थे। उससे एक दिन पहले 7 मार्च को मुंबई में होली खेल रहे थे। इस पार्टी में सतीश कौशिक ने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों के साथ फोटो खिंचवाई। वो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और वही बात कि भाई उनको कुछ प्रॉब्लम है, लग ही नहीं रहा था। उन्होंने ट्वीट की थी भाई तस्वीरें, और उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि कलरफुल हैप्पी फन #होली पार्टी एट जानकी कुटीर जुहू बाय जावेद अख्तर। ये तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की थी। दोस्तों जावेद अख्तर के साथ दिख रहे हैं, दूसरे एक्टर्स के साथ दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती में हैं। सतीश कौशिक को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि हार्ट से जुड़ी किसी बीमारी से जुड़ी, और ना वहां किसी को ऐसा लगा कि उनको इस तरह की कोई समस्या है। मेडिकल एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि ज्यादा वजन होने की वजह से सतीश कौशिक को हार्ट अटैक आया होगा, ये उनको लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते थे। वो मॉर्निंग वॉक से लेकर जिम में वर्कआउट तक करते थे। इस वीडियो में देखिए कि वो अपने सेहत के लिए किस तरह मेहनत कर रहे हैं। सतीश कौशिक जानते थे कि वजन को कंट्रोल करने के लिए वर्कआउट करना जरूरी है, लेकिन शायद उनका दिल कमजोर हो रहा है, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी। कुछ दिन पहले सुष्मिता सेन को भी हार्ट अटैक आ गया था, मैंने आपको उसकी खबर बताई थी। सतीश कौशिक का लोग मतलब जनरली लोग कह देते हैं कि वजन ज्यादा था इसलिए हार्ट अटैक आ गया। नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। सुष्मिता सेन तो एकदम स्लिम ट्रिम, सतीश कौशिक भी एक्सरसाइज कर रहे थे, वो तो दिखाया ना। सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आ गया और वो लकी थी कि बच गई, अस्पताल टाइम पर चली गई, इलाज मिल गया। कोई ओवरवेट की समस्या नहीं, रेगुलर वर्कआउट, योगा करने वाली, उनको हार्ट अटैक आ गया। दिल में स्टेंट लगा, ब्लॉकेज था। तो आप कह नहीं सकते भाई पतले वाले को भी आ रहा है और वजनदार को भी आ रहा है। पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया पर हार्ट अटैक से जुड़े जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, उससे लगता है कि हार्ट अटैक अब बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, वजन की से भी जुड़ी हुई बीमारी नहीं। ये किसी भी उम्र के लोगों को आ रही है, किसी भी वजन के लोगों को आ रही है। आज आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के उदाहरण देता। सतीश कौशिक की उम्र जो है आप देखिए, वो 66 साल की उम्र थी, हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजू श्रीवास्तव 58 साल की उम्र थी, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला, वो तो 40 साल के थे भाई, बिग बॉस से इतना नाम कमाया और उसके कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। पुनीत राजकुमार 47 साल, उनकी मौत हो गई। साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार। सुष्मिता सेन बच गई, 47 साल की, उनको हार्ट अटैक आया लेकिन बच गई। ये तो वो लोग हैं जो अपनी सेहत पर बहुत ध्यान रखते हैं। फिल्म इंडस्ट्री वाले तो मेहनत करते हैं भाई, लुक के लिए, फिटनेस के लिए, डेली वर्कआउट करते हैं। हार्ट अटैक आ गया, कैसे आ गया, ये तो लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा।
इसमें कोई शक नहीं है कि अलग अलग शरीर के हिसाब से हार्ट अटैक की कई वजह हो सकती है, लेकिन समस्या तब आती है जब आपको हार्ट से जुड़ी कोई भी शिकायत नहीं हो। और ऐसे में यह कैसे पता किया जाए कि हमारा हार्ट कितना स्वस्थ है? क्योंकि दिल को हम लोग हमें अमूमन जो है उसके बारे में दिमाग से सोचते ही नहीं। दिल के गाने सुन लो, दिल जो है पागल है, फलाना ढिमकाना कर लो, लेकिन दिल को हम लोग सीरियसली नहीं लेते। अब तो लीजिए बॉस, देखिए क्या हो रहा है आसपास। मैं आपको एक हार्ट एक्सपर्ट की बात सुनाता हूं जो आपको बताएंगे कि दिल कितना आपका सुरक्षित है, दिल किस कंडीशन में है, यह किन टेस्ट से पता चल सकता है। एक बार सुनिए। इस तरह हार्ट अटैक के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हमें इसका कोई रिस्क है कि नहीं है। तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि आपके अपने रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि शुगर है कि नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, क्या कोई स्मोक तो नहीं कर रहा, या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हुआ है इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, और पारिवारिक यानी फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की है कि नहीं है। इससे ही पता लग जाता है कि क्या हार्ट डिजीज होने की संभावना है कि नहीं है। और जब ये सारी बातें रहती हैं तो कुछ टेस्ट हम एडवाइस करते हैं, जिससे कि और आगे पता लगता है नेक्स्ट स्टेप पे कि हमें उन टेस्टों के आधार पे कि हार्ट डिजीज होने की संभावना कितनी है और उसको बचने के क्या तरीके। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना नितांत आवश्यक है, शुगर की जांच कराना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा एक टेस्ट होता है स्ट्रेस इको या इको टेस्ट, और टीएमटी टेस्ट से हमें आइडिया लगता है कि हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं पड़ रहा, हार्ट कमज़ोर तो नहीं हो रहा। और अगर वो टेस्ट ही ठीक आते हैं तो कुछ मरीजों में जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसके अंदर हम लोग एक सीटी एंजियो टेस्ट करके देख लेते हैं, और ये माना गया है कि अगर सीटी एंजियो टेस्ट एकदम नॉर्मल है तो यानी कि उसके अंदर हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण चंद्रा को आपने सुना, जो मेडिकल टेस्ट उन्होंने बताया वो एक बार फिर आपको बता देता हूं। सबको कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी टेंशन लग रहा है तो एक बार चेक करा लेना चाहिए कि आपका दिल जो है वो कितना ठीक है। एक तो शुगर चेक कर लीजिए बॉस, आजकल शुगर का मामला बड़ा है तो शुगर कई लोग चेक कराते हैं। दूसरा जिसको कहते हैं लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, इसमें क्या होता है आपका वो आएगा, ब्लड लेके चला जाएगा और आपके दिल से जुड़े कोलेस्ट्रॉल वगैरह कितना है ये सब चीजें बता देता है लिपिड प्रोफाइल। एक होता है स्ट्रेस इको, स्ट्रेस इको जिसको आप जो है वो टीएमटी भी कहते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट। इसमें क्या है, आपको ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं इधर इधर चीज लगा के। आपने वो देखा होगा कल ओनाओ में शाहरुख खान को ऐसे लगा के दौड़ा रहे थे ट्रेडमिल। तो वो चेक करते हैं कि दिल जो है वो जब स्ट्रेस पड़ता है तो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि दिल जो है वो कितना प्रेशर झेल पा रहा है और उसकी क्षमता क्या है। एक होता है टेस्ट जिसको कहते हैं सीटी एंजियो, सीटी एंजियोग्राफी, और एक एंजियोग्राफी होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक पतला सा तार शरीर के अंदर डाला जाता है जो हार्ट के बारे में सारी जानकारी साफ कर देता है। ये सारी बातें आपको इसलिए बताएं ताकि आप अपने हार्ट को लेकर थोड़ा सावधान हो जाए। ये नहीं कि सबको टेस्ट कराना है, जिसको लगे थोड़ा सा टेंशन लग रहा है कि हो सकता है मुझे हो या मेरी लाइफस्टाइल ठीक नहीं, तो एक बार चेक करा लीजिए ना भाई, ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद भी हो गया तो फिर सोचिएगा कि फिर ऊपर वाले की मर्जी थी, वो बुला ही रहा था तो क्या ही करेंगे। लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन। भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौत के आंकड़े चूंकि तेजी से बढ़ रहे हैं। 2019 में 28,005 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई, 2020 में 28,680, 2021 में 28,449, जबकि 2012 में 18,522 हुई थी। मतलब देखिए सीधा 10,000 के करीब पिछले 10 साल में आंकड़ा बढ़ गया। तो ये बहुत तेजी से बढ़ा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो कम से कम किसी अनहोनी को टालने में मदद मिल सकती है। लेकिन जब अनहोनी की बात कर ही रहे हैं तो पाठशाला में एक पूरे देश को गायब कर देने वाले बच्चों का चक्कर। ऐसा ताकतवर देश जिसे रोकने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को परमाणु बम चलाना पड़ा था, ऐसा देश जो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उस देश पर गायब होने का खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह होंगे बच्चे। आज उसका चक्कर। जापान
ये देश आपने सुना ही है, जापान दुनिया के सबसे विकसित देशों में शामिल है। जापान की ताकत को लेकर भी किसी को कोई शक तो है नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये देश कमजोर पड़ रहा है और इसकी वजह है जापान की तेजी से घटती आबादी। एक तरफ दुनिया के कई देश बढ़ती आबादी से परेशान हैं, वहीं जापान की समस्या ठीक उल्टा है, क्योंकि जो काम भारत 12 घंटे में करता है उस काम के लिए जापान को पूरा पूरा साल लग गया है। और इसको आपको समझना होगा कि बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं ज्यादा वहां पर, ये उनकी टेंशन है। और लोग कह रहे हैं अगर इतने ही कम बच्चे जापान में पैदा हुए तो जापान जो है वो गायब हो जाएगा। भारत में अगर आप देखेंगे, भारत में हर घंटे 65,000 बच्चे पैदा होते हैं। 65,000 बच्चे हर घंटे। और 12 घंटे में कितने होते हैं? 12 घंटे में 7,80,000 बच्चे। जापान में एक साल में, जापान में पिछले साल एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए? 7,99,000। मतलब इंडिया में जितने बच्चे 12 घंटे में पैदा हो रहे हैं उतने बच्चे पूरे साल में जापान में पैदा हो रहे हैं। पूरे साल में हमारे यहां 12 घंटे में जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने के करीब पूरा साल लग जा रहा है जापान को बच्चा पैदा करने। यह हालत हो गई है जापान की, और इसलिए जापान की घटती आबादी ने वहां की सरकार के कान खड़े कर दिए। जापान के प्रधानमंत्री की सलाहकार ने घटती जनसंख्या को देश के लिए बड़ा खतरा बता दिया। उन्होंने कहा कि अगर बर्थ रेट घटती रही, मतलब बच्चे कम पैदा होते रहे, तो जापान गायब हो जाएगा भाई, बचेगा ही नहीं। घटती जनसंख्या की वजह से जापान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देश की आर्थिक ताकत बर्बाद हो जाएगी, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली ध्वस्त होगी और सुरक्षा बलों के लिए पर्याप्त भर्तियां नहीं होंगी। ये एक भयानक बीमारी है। हम यहां परेशान हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कब आएगा, वो परेशान है कि वहां लोग बच्चे कम पैदा कर रहे हैं। कह रहे हैं ये बीमारी है कि लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। जापान की सरकार ने पिछले दिनों जनसंख्या के जो आंकड़े जारी किए, उनके मुताबिक जापान में 2022 में वहां के अब तक के इतिहास में सबसे कम बच्चे पैदा हुए। जापान में पिछले 40 सालों में बर्थ रेट लगभग आधा हो गया है। यह जापान की हालत हो गई। 1982 में जापान में 15 लाख बच्चों का जन्म हुआ। यह आंकड़ा 2022 में घटकर लगभग 8 लाख रह गया। 2022 में जापान में 15,82,033 लोगों की मौत हुई, यानी जितने पैदा हुए उससे तो ज्यादा मर गए। इसका सीधा असर देश की कुल आबादी पर पड़ रहा है। स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ जापान के आंकड़ों के मुताबिक 2008 में जापान की आबादी 12 करोड़ 80 लाख थी, जो 2022 में घटकर 12 करोड़ 50 लाख हो चुकी है। मतलब जापान में आबादी घट रही है। जापान की घटती आबादी को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 2022 में किसी जगह की आबादी 1000 थी, 70 बच्चे पैदा हुए, 100 लोगों की मौत हो गई, यानी आबादी 1000 से घटकर 970 रह गई। और जापान में यही हो रहा है क्योंकि वहां बर्थ रेट की तुलना में डेथ रेट ज्यादा हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक जापान की आबादी 20% तक घट जाएगी। अब जापान में बर्थ रेट घटने की वजह बता देता हूं। जापान में फर्टिलिटी रेट यानी महिलाओं की प्रजनन दर 1.3 है, जबकि किसी भी देश की जनसंख्या में संतुलन बनाए रखने के लिए फर्टिलिटी रेट का कम से कम 2.1 होना जरूरी है। जापान में बच्चों को पालना बहुत महंगा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जेफरीज की रिसर्च के मुताबिक 2022 में जापान को बच्चे पालने के लिए दुनिया की सबसे महंगी जगहों में पहला स्थान मिला था। जापान की राजधानी टोक्यो में बच्चे के पैदा होने से उसकी पढ़ाई पूरी होने का औसत खर्च लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए, जबकि पिछले कुछ सालों में जापान की इकोनॉमी में आए ठहराव की वजह से वहां के लोगों की कमाई घट गई है। 1995 में औसत घरेलू आय लगभग 42 लाख रुपए थी, जो 2020 में घटकर 35 लाख हो गई। ऐसे में जापान में कमाई और बच्चे पालने का खर्च देखें तो 10 साल की पूरी कमाई एक बच्चे को पालने में खर्च हो जाएगी। और जापान में लिटरेसी रेट 99% है, इसलिए लोग अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर बच्चे ही पैदा नहीं करना चाह रहे कि बच्चे पैदा करेंगे तो पालेंगे कहां से। तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, बच्चे पैदा नहीं कर रहे तो आबादी घट रही है, आबादी घट रही है, सरकार टेंशन में।
ये तो देश ही खत्म हो जाएगा। एक तरफ जापान में बर्थ रेट घट गया है, दूसरी तरफ जापान की दूसरी बड़ी समस्या है वहां के लोगों की लंबी उम्र, जिसकी वजह से जापान की आबादी का बड़ा हिस्सा बुजुर्ग हो गया है। औसत उम्र लगातार बढ़ती जा रही है। जापान में 1500 लोगों में से एक की उम्र 100 साल से ज्यादा होती है और आबादी का 29% हिस्सा 65 साल या उससे ज्यादा की उम्र का हो गया है। यानी नए बच्चे आ नहीं रहे और पिछले जितने हैं वो सब बूढ़े हो रहे हैं। 2022 में जापान की आबादी की औसत उम्र 49 साल हो चुकी है। इस लिहाज से जापान दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। औसत उम्र बढ़ने का मतलब है जापान में वर्किंग क्लास का कम होना। इससे जीडीपी पर असर पड़ता है क्योंकि कमाई घट जाती है, जबकि पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ जाता है। आबादी का बड़ा हिस्सा रिटायर हो जाता है और कामकाजी आबादी की संख्या घट जाती है, तो अर्थव्यवस्था की मजबूती को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये इस वक्त जापान की बड़ी समस्या बनी हुई है। बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबरें जरूर पैदा होती हैं जो बड़े सवाल खड़े करती हैं। पाठशाला में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कि क्या अमेरिका अपने नागरिकों को अब रूस से लड़ने भेजने जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाठशाला में अब फैक्ट चेक की क्लास। क्या अमेरिका अब अपने नागरिकों को रूस से लड़ने भेज रहा है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी नागरिकों को लड़ने के लिए भेजने की बात कहते सुनाई देते हैं। बाइडेन कह रहे हैं कि यूक्रेन में लड़ने के लिए पुरुषों और महिलाओं का चयन किया जाना है। इसके लिए वो सिलेक्टिव सर्विस एक्ट लागू करने की बात कर रहे हैं, जिसका अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। जब हमने इस वीडियो का फैक्ट चेक किया और रिसर्च की तो पता चला कि यह खबर फर्जी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा उनका बयान फर्जी है। इस वीडियो को एआई तकनीक का इस्तेमाल करके तैयार किया गया और अगर बाइडेन ने ऐसा कोई बयान दिया होता तो अब तक पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता। यानी टेक्नोलॉजी के जरिए उनके मुंह में शब्द डाले जा रहे हैं जो उन्होंने कहे नहीं। बड़ा खतरनाक टेक्नोलॉजी की बात है। और अब वक्त हो गया